यार आमिर भाई पार्ट 2 शुरू कर दिया आपने, मुझे पानी नहीं पीने दिया यार, अब बच्चों को पता लग जाएगा। ऑनलाइन वालों को गुड़ुक गुड़ुक भी सुनाई देती है। हाँ ये तुमने कम किया पानी पी के। अच्छा चले जी। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। 100 मिलियन का बैंक लोन आया यकम जुलाई 14 पर, कैरी द मार्कअप ऑफ 11% पेबल सेमी एनुअली ऑन 31 दिसंबर एंड 30 जून ईच साल। शुक्र है। क्यों? यकम जुलाई 14 को लोन आया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 की शाम को पे हो जाना है। अगर यहां पर लिख देता वो जालिम यकम जनवरी और यकम जुलाई, तो हम बना रहे थे बैलेंस शीट, तो फिर यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 की शाम को पे ना होता तो वो पेबल नजर आता बैलेंस शीट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे सवाल। ऐसा हो सकता है ना सवाल में? यहां पर सिर्फ उसने क्या करना था, सिर्फ ये लिखना था इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली ऑन यकम जनवरी एंड यकम जुलाई ईच ईयर। इसका मतलब फिर यकम जुलाई को लोन आया, यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट यकम जनवरी 15 पे होना था, यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट यकम जुलाई 15 एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बचत हो गई। ठीक है, अच्छा जी। आगे कहता है द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 15। 100, हाँ बचत होगी यहां पे। 100 मिलियन का लोन है, इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है एनुअल, यानी 25-25 की। वैसे क्या ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट 6-6 महीने बाद जाए और लोन की किस साल बाद जाए? बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्ट 1 रुपया भी वापस, लोन प्रिंसिपल जो है वो 1 रुपया भी दौराने लोन पीरियड वो ना पे हो, इकट्ठा ही लोन के एंड पे मेच्योरिटी के दिन पे हो, तब भी इंटरेस्ट हर महीने आ सकता है, हर 6 महीने में आ सकता है, हर क्वार्टर में आ सकता है। ठीक है, सही है ना? तो ये कोई मसला नहीं है कि अगर आपका लोन इंटरेस्ट हर 6 महीने बाद जा रहा है तो इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की भी हर 6 महीने बाद जाए। दिस इज नॉट नेसेसरी, इवन मंथली भी हो सकता था इंटरेस्ट यहाँ। तो इंटरेस्ट सेमी एनुअल जा रहा है, लोन की इंस्टॉलमेंट एनुअल पे होनी है, और वो भी कब? यकम जुलाई को लोन लिया है, पहली किस्त जाके पे होनी है यकम अप्रैल अगले साल, और फिर एनुअल है तो फिर यकम अप्रैल यकम अप्रैल यकम अप्रैल यकम अप्रैल ऐसे चलेगा। ज़्यादा तो नहीं बोल गया? टोटल 4 हैं। अच्छा जी। तो अगली बात यह है कि एक तो सहूलत ये मिल गई कि इंटरेस्ट पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है, और दूसरा किस्त नहीं पे हुई, दूसरा बैलेंस शीट में आते हुए ध्यान रखना पड़ेगा 100 का लोन है तो जो एक अगले साल में किस्त पे हो रही है वो करंट, बाकी नॉन करंट। तो इंशाल्लाह बैलेंस शीट में देख लेते हैं। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी वाज यूज्ड फॉर बैलेंस पेमेंट्स। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड वाज 190, मार्कअप फॉर द ईयर वाज 24.7। जनरल लोन है, एक ही है, इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, रेट नहीं गिवन किया उसने, लेकिन बाकी डाटा गिवन है, एक्सपेंस भी गिवन है, लोन भी गिवन है, कर लेते हैं इसको, रेट निकल आएगा। सरप्लस फंड्स अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 7% पर एनम, ATL कंप्यूट्स फाइनेंस कॉस्ट ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, एक सवाल, एक चीज़ यहाँ पे छोड़ गए थे। ऑन यकम सितंबर 14 कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फॉर 1 मंथ टू रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पर्टेनिंग टू। भाई ये नॉन रूटीन है, ठीक है ना? ये नहीं होता कि हर बिल्डिंग में पानी निकला है खोदते हुए बुनियादों को, ठीक है ना? तो हमारी बिल्डिंग में ऐसा हो गया तो ये एक नॉन रूटीन सस्पेंशन है, ये कोई रूटीन का काम नहीं है। क्या हर बिल्डिंग के बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आएँ फिर उनको रिमूव करें? कहीं लिखा हुआ है कि इस इलाके में हर जगह पे पानी निकल आता है? किसी एक जगह, ठीक है। अच्छा चलो, आपको जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व करने के लिए सस्पेंशन का नहीं समझ आ रहा तो आप यूं कहोगे खामोश है, तब भी नॉन रूटीन ही लेना था। लेकिन भाई जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इज नॉट अ रूटीन मैटर। भाई रूटीन मैटर आपको बता दिया था, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा। सारी दुनिया की बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए जब PCC डालती हैं दुनिया में, चलो हमारे इलाके की तो बात कर लें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान की बात तो करें, जब PCC डलेगा तो कुछ अर्सा काम रुकना है, अब ये रूटीन है, ठीक है। लेकिन अब किसी एक बिल्डिंग की जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन निकल आई हैं तो क्या हम कहेंगे ये रूटीन मैटर है? रूटीन मैटर नहीं है, वक्त पड़ जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा जी।
तो ये नॉन रूटीन 1 सितंबर से 1 महीने तक रहा है, ठीक है। सवाल तो हो गया जी ख़त्म, अब जवाब की बारी रह गई है। मार्कर्स दे दो मुझे, शुरू करते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब सवाल आपने देखा, रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अल्फा ट्रेडिंग पूरा लिखेंगे आप तो पर्चे में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आप पूरा लिखेंगे, बातें नहीं करेंगे प्लीज। एज ऑन 31 दिसंबर, मैं इधर मुंह करदा ते चुप कर जाते हो। मैं जी बैलेंस शीट के अंदर अब आइडिया हो रहा है क्या क्या आना है। अब जो आइडिया हो रहा है वो लिख लो, उसके बाद एक एक लाइन इजाफी भी छोड़ दिया करो, 2-2 लाइनें छोड़ दिया करो। मसला क्या है? पहला सफ़ा तो रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ा होता है ना आप लोगों ने, उस पर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अब 5-6 आइटम्स आने हैं, आप पूरा सफ़ा छोड़ा हुआ है आपने, तो कोई मसला नहीं है, सुकून से यहाँ पर लिखोगे। नॉन करंट एसेट्स नज़र आ रहा है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा? बिल्डिंग आएगी ना? नहीं, आज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ आएगा, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पूरा लिखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कुछ और आना है, लेकिन एक लाइन छोड़ दें, कोई नहीं ख्याल, ठीक है, 2 छोड़। उसके बाद करंट एसेट्स है जी, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर। इसको एंड पे, इस पे ऊपर थोड़ी सी बात भी करूंगा, फिलहाल इसको नहीं छेड़ना, बस जहां लिख दिया वहां पे लिख दो और जरा काम जरा रिवाइज कर लें, जल्दी से पूरा कर लें, ठीक है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, कोई और भी आ सकता है, 2 लाइनें आपने और छोड़ दी। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी का कोई जिक्र नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन आएगा, हो सकता है इसका कुछ करंट पोर्शन भी आ जाए, वैसे आ भी रहा था सवाल में, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लोन, नाम क्या है लोन का? कोई नाम नहीं है, जिसे देख के बता दो जरा, अगला सफ़र दिखाएं जी। चलो 11% लॉन्ग टर्म लोन लिख दो, बैंक लोन लिखा हुआ है तो जरा निशानी लग जाएगी, बाकी आप सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन भी लिख दो, काम चलेगा। 11% लॉन्ग टर्म लोन। कोई और नॉन करंट चीज ना आ जाए, इसलिए एक लाइन छोड़ दी आपने। और उसके बाद करंट, लाइव्स नहीं लिखना, लायबिलिटीज लिखना है आपने पूरा जी। तो करंट पोर्शन ऑफ, करंट मैच्योरिटी भी लोग कहते हैं इसको, करंट मैच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। %11 लिखना हो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से तो रिटेंशन मनी भी आ रहा है। हाँ, वो नॉन करंट में है, शुक्र है जगह छोड़ी हुई थी। रिटेंशन मनी ऐसे भी फायदा हो जाता है फिर, रिटेंशन मनी पेएबल, वो हमने पढ़ते हुए डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के भी खत्म होने के साल बाद जाने। अभी हम तो खड़े हैं 31 दिसंबर 14 पे, 31 दिसंबर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, उसमें फिर प्रोजेक्ट खत्म होगा, फिर 17 में जाके ये पैसे वापस होंगे। तो यूं कह लेना 14 में खड़े होके ये पैसे 17 में वापस जाने हैं, तो फिर 14 में तो ये नॉन करंट ही है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद करंट पोर्शन आ गया, और भी कुछ हो सकता है, और इंटरेस्ट पेएबल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता था, इस सवाल में नहीं है, बाद में मिटा देंगे, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेंगे जाके, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर को पे हो गया है ना, इसलिए कुछ भी पेएबल नहीं आना, ओके। अच्छा चलें शुरू करें जी काम। मैं इसको वर्किंग में ले जाता हूं, उसकी वजह यह है, यहां पर डायरेक्ट ग्रॉस बिल डाल सकते थे, पर फिर बोरिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है, सवाल में है, तो फिर आपसे वो वहां पे आके ऐड ना हो, इसलिए यहां पर ही ले आए। वर्किंग नंबर 1, बल्कि वर्किंग 1 तो ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, इसको वर्किंग 1 कह दिया था ना, ठीक है, कोई नहीं खैर, इस बेचारे ने नहीं दवाई नहीं लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
इनमें सबसे पहली चीज आया करती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जिसमें ग्रॉस बिल ने आना होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब हमें पता लग गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ग्रॉस बिल होती है। ग्रॉस बिल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हम डालते हैं, CWIP में डालते हैं ना। और उसके लिए पेमेंट का होना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ बिल का आना जरूरी है। ओके चल, उसके बाद यहां पर आपको पता है मैप फी, परमिट फी वगैरह आ सकती है, जो कि आज वाले सवाल में नहीं है। और बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है वो आया करती है, वो है सवाल में। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए इंशाल्लाह ये अब वर्किंग 3 ओपन करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो मैं कहता हूं वो जरा काम अपना पूरा कर लें, वो जो सीखा है पिछले सवाल में। जाग रहे हैं आप लोग? मैंने पिछली क्लास से पूछा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्या, तो मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रही? तो फिर क्यों सोए पड़े हैं? वही जवाब ना देना मुझे जो उन्होंने दिया था, वही जवाब ना देना मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ये बुनियाद बनना जरूरी है। चलें जी एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट। बिल की डेट पे ये एंट्री करेंगे और फिर पेमेंट की डेट पर भी ये एंट्री करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। चलो नंबर 1, 30 जून पर एडवांस की एंट्री। 30 जून पर बिल आया है ना, यकम जुलाई पे एक ही बात है, ठीक है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट, डन पहली एंट्री। नेक्स्ट 10 सितंबर को बिल आया, कहीं मैंने लिखा था ना CWIP वाली एंट्री, ठहर जाओ एक मिनट। ये CWIP की जर्नल एंट्री करेंगे डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल पे, ठीक है। एक मिनट भाई, यानी हमने इस दिन खड़े होकर CWIP की एंट्री करनी है, ठीक है। CWIP वाली जर्नल एंट्री, ठीक है, इस दिन होगी। और अगली बात भी लिख लो, CWIP को हमेशा ग्रॉस बिल से डेबिट करना है। जी बोलें, क्या तकलीफ हो रही है आपको? भाई अभी नहीं वो बात कर रहा मैं, अभी जो भूल जाओ उस बात को, हम कहीं भी नहीं लिख सकते, थोड़ी देर बाद काट दूंगा एंड पे जाके। अच्छा जी, ऐसी खाम खा छेड़ दिया ना बाप ने, बच्चे वो सोचने लग गए जो मैंने बोला है। एंड पे करेंगे जी ये बात, शुरू करें जी। तो 10 सितंबर को एंट्री करें जी, कौन सी? CWIP वाली एंट्री, CWIP वाली एंट्री, CWIP डेबिट के एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, वो फिर 31 अक्टूबर को जाके पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री करवाओ जी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 94 से, एडवांस क्रेडिट 9.4 से, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट 4.7 और आखिरी पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, इसको बाद में लिखते हैं इंटरेस्ट पे, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर है जो कितना ये जहां से सवाल शुरू हुआ था। अब एंट्री पूरी देख लो एक दफा इधर से। CWIP डेबिट एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। CWIP डेबिट 94, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी क्रेडिट। डन हो गया। उसके बाद पेमेंट डेट आ गई 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर पे फिर अब नेट पेमेंट की एंट्री करोगे। ग्रॉस बिल रिकॉर्ड होता है, पेमेंट अब नेट ही करनी है, ठीक है। तो 79.9 की पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। डन, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट 30 दिसंबर को बिल आ गया,
ये पहले दिन से सीखते आ रहे, ठीक है। तो बिल जिस दिन आया CWIP वाली एंट्री उस दिन होनी है। बिल्डिंग उस दिन बन गई है, बिल्डिंग को डेबिट करो तो CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी क्रेडिट, एंट्री करवाओ। CWIP डेबिट 118, एडवांस क्रेडिट 11.8, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट 5.9 से और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट कितने से 100.3। आगे बढ़े तो पेमेंट की डेट हमारे साल से निकल जाएगी। अब इतनी सी बात ही है कि ये नेट अमाउंट जो पेबल स्टैंड की ये पेबल रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बिल्डिंग डेबिट ना करे, बिल्डिंग बन चुकी थी, ठीक है। लो भाई ये काम हो गया सारा काम, चलें आगे। अब जी रह गया है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना, निकाल लें, उसके बाद वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो फाइनल हो गया, बाल एंड पे कर लेते हैं टोटल इसका। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, चलो ठीक है, जरा रिवाइज कर ही ले, भूल ना गए हो। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आते हैं इस वर्किंग में, जो कि नहीं है सवाल में। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, और एक ही लोन है और उसकी कोई किस्त हमारे साल में पे नहीं हो रही, तो भाई एक लाइन काफी है मेरे लिए। तो लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम कमेंसमेंट सिचुएशन चेक करके इस स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो नंबर तो लें, ठीक है। अब जल्दी से ये काम करना है, बताओ जी, जबानी कर सकते हैं। लोन रिसीव्ड यकम जुलाई, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, एडवांस इज अ कंस्ट्रक्शन, हम तो परमिट फी को कंस्ट्रक्शन पेमेंट कह गए थे स्टीडी वाले में, तो ये तो है ही कॉन्ट्रैक्टर को दिए हुए पैसे, ठीक है। तो फर्स्ट पेमेंट यकम जुलाई, और वर्क स्टार्टेड भी यकम जुलाई, तो कमेंसमेंट हो गई यकम जुलाई पे, सिचुएशन ईयर एंड आ गया, सब कुछ ही रुक जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यकम जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने आ गए, ठीक है। लेकिन जो कि एक महीना नॉन रूटीन सस्पेंशन है, तो फ्रैक्शन लगाते हुए ध्यान रखना है, जरा फासला रखिएगा और मंथ्स लिख लीजिएगा। शुरू करें जी काम। तो ये मुफ्त के नंबर तो ले लें फिर। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, लोन कितना है जी 100 मिलियन, इंटरेस्ट रेट 11% इंटू 6/12, ठीक है। कौन कौन से 6 मंथ्स हैं यहाँ पे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, जरूरत पड़े तो फिर जब पर्चे में जाएंगे फिर जरूरत पड़ने पर लिखना, वरना ना लिखना, कोई मसला नहीं, ठीक है। वहाँ पे प्रेशर काफ़ी होता है, तेज़ी होती है, भूल ना जाए कहीं, इतनी देर तो लगती नहीं है ये लिखते हुए जी, लेकिन कोई मसला नहीं, जब पक्का हो जाएगा तो फिर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए और जनरल लोन पर, तो यहाँ पे करके मेरे ख्याल में वर्किंग 4 कर लेते हैं। वर्किंग 4 कौन सी भला, सीट पेमेंट्स कैजुअल चाहिए जी हमें, हमारी वर्किंग है, बातें ना करो यार, मुस्तकिल बात कर रहे हैं यार, कितने बेशरम लोग हैं, जरा सी भी शर्म नहीं है आप लोगों को। स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स और बैलेंस, यहां एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, हमारी वर्किंग है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबरिंग। साकिब को बुला लें यार, कल के लिए जरा थोड़ी सी छांटी कर लेते हैं,
ये बोलने वालों का नाम लिख के ना कल, आज तो टाइम नहीं बचा। ओके, नंबरिंग करते हैं जी। डिब्बा लगा हुआ है जी, आपको पता है किस पे लगा हुआ है? जनरल लोन। साकिब इधर से ना आप जरा करीब होके बैठ जाओ, ये इधर हैदर के साथ आके बैठ जाओ, बल्कि इससे पिछली सीट पे जगह बना दो, वो उधर से, हाँ इधर हाँ, इससे पिछली सीट पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। हाँ बस, अब जो बोल लेना उसको आइडेंटिफाई कर लो कल के लिए, ठीक है ना। बाकी साकिब डरता वरता तो है किसी से नहीं, वैसे भी एक नहीं हम 2 हैं ना, 11 हैं। अच्छा जी, डिब्बा लगा हुआ है भाई। रिसीट पेमेंट की नंबरिंग में भी इसको हमने नहीं लेना होता, आपको पता है, और ना ही रिसीट पेमेंट में इसकी रिसीट या पेमेंट आती है लोन के आने की, जाने की, इंटरेस्ट की। सिर्फ हमें एंड पे जाकर जरूरत पड़ेगी यहाँ से रेट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ऊपर ऊपर सारी नंबरिंग होनी है। तो 1 जुलाई पर लोन आया, 1 जुलाई पर ही पेमेंट डेट है, एडवांस दिया है, ठीक है। तो इसको आप कर दें ए और इसको बी। पेमेंट डेट पे मैंने लगाया है। और अगली बात, पेमेंट डेट और पेमेंट की अमाउंट ये ध्यान में रखना, कहीं खुदा ना खास्ता अपनी वर्किंग वाला ग्रॉस, मैं ये बल्कि यहीं से ही करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ नंबरिंग आपके लिए, ताकि कंफ्यूज जो होना है यहीं पे हो लो जी। 1A और इधर देखो 1B। अब पेमेंट की डेट भी उठानी है और पेमेंट की अमाउंट भी उठानी है, कहीं ये ना हो कि ग्रॉस बिल 50 उठा लो। यहाँ पे तो दोनों सेम है, आगे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़े जी। उसके बाद कोई बात नहीं, आ जाएगी अभी समझ, अभी आ जाती है समझ। नेक्स्ट 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 बताओ पहले, 10 सितंबर पे कोई पेमेंट है? 10 सितंबर पे कोई पेमेंट है? नहीं, नहीं, तो ये पेमेंट नहीं है, ठीक है। पेमेंट किस दिन हो रही है? 31 अक्टूबर पे। और कितनी पेमेंट हो रही है? 79। मैंने ये कहा था कि 94 न ले लेना कहीं पेमेंट में, वो CWIP में 94 गया, पर पेमेंट ये कहा, अब समझ आई? ओके, उसके बाद फिर नहीं लिखते, मेरा तो ख्याल है लिखने की जरूरत ही, क्या ख्याल है, लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सजेशन से आगे है, इसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। कोई नंबर लगा भी लेगा तो उसको फायदा नहीं होगा, लगा ले, लगाना है तो। अब बस इतना सा सवाल था, हद हो गई यार। 1 जुलाई पे लोन आया, लोन रिसीव्ड 100 है। उसके बाद इसी दिन 1 जुलाई को एडवांस पेड 50, कितना बच गया? ये 50 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, और फिर इन्वेस्ट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद ये नंबर 2, और क्या चीज उठानी है? 79। तो यकम क्या डेट है? 31 अक्टूबर 2014 पर फर्स्ट बिल है, फर्स्ट बिल, लेकिन टोटल ज्यादा है 70। हाँ, ये मैं कह रहा था भाई कि यहां पर आप कहीं भूले से 94 न ले लेना, 79.9 ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि स्पेसिफिक लोन कम पड़ गया, ठीक है। तो 50 स्पेसिफिक लोन से पे किया और 29.9 जनरल लोन से पे कर, खत्म सवाल जी। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए ये 50 अवेलेबल हुआ 1 जुलाई को, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 माह ये अवेलेबल रहा। तो 50 इंटू क्या परसेंटेज गिवन थी इन्वेस्टमेंट इनकम की? 7%। मैं कह रहा लम्बे ही पे आ जाओ 5 से जी, कोई इट्स ओके, रिलैक्स होके पढ़ो, खैर है जी। 7% इंटू 4 बाय, ठीक है। मंथ्स लिखवा दो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट, जनरल लोन का हमें 29.9 चाहिए होता है, रेट कोई नहीं अभी मिल जाएगा, खैर है। डेट ऑफ पेमेंट तो पकड़ो, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? इकतीस अक्टूबर है,
तो नवंबर और दिसंबर जी 2/12। सितंबर नहीं भाई, नवंबर और दिसंबर है, 2 ही हैं बस। ठीक है, अब सिर्फ रेट रह गया। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी कर रहा हूं, क्या? लोन टाइप, लोन अमाउंट, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग, रेट और इंटरेस्ट। इस सारे की कोई जरूरत नहीं है। ये भी मैंने बना दिया है, जरूरत नहीं है। देखो लोन है एक, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी वाज यूज्ड फॉर बैलेंस पेमेंट्स, बकाया पेमेंट्स के लिए इसे इस्तेमाल किया। पेमेंट करके भी देखिए हमने। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 190 और मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 अमाउंटेड टू 24,475। उसने हमें रेट नहीं दिया लेकिन उसने इंटरेस्ट दे दिया। यानी जो हम रेट निकालने के लिए डाटा यूज करते थे वो गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 24.7 डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग इनटू 100 एग्जैक्ट। देखो ये सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। लोन कौन सा है? रनिंग फाइनेंस है। अमाउंट पता नहीं, मंथ्स आउटस्टैंडिंग पता नहीं, ये पता है। रेट पता नहीं, ये पता है। तो यही 2 चीजें तो हम यूज किया करते थे, याद करें। ये इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल होता था, अब एक ही है लेकिन बहरहाल ऐसे 24,7। फिर लोन आउटस्टैंडिंग कॉलम का टोटल होता था, तो इन दोनों को ही डिवाइड करके ये काम करते थे। तो ये काम सारा करने की जरूरत नहीं थी, ये रेट बस यहाँ से निकल आना, ये डाटा गिवन था। पर मैंने आपको वैसा डाटा बनाकर दिया, पर्चे में ना ऐसे करते रहना, सब समझाने के लिए। ठीक है, तो 13% बोले बोले सस्पेंशन चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब सस्पेंशन वाला महीना कौन सा है? सितंबर। जहां जहां नजर आए वहां वहां से उसको काटा वाटा कर दो। सितंबर, चलो शाबाश। सितंबर, चलो शाबाश। ओके जी, बता दीजिए फिर ये कितना आ गया जी? 0 आ गया ये तो जी। 5.8 कर दो। 8.75 है, 8.8 कर लें फिर। नेक्स्ट इसको नेट कर दो, हैं 3.71। ये कर दिए जी, कर दिए। 4.36 इधर आ गया। उसके बाद कोई परमिट फी वगैरह कोई नहीं थी, 36 कोई परमिट फी वगैरह कोई नहीं थी। और ये टोटल तो 216 जी बेटा। 100 नहीं, हमने तो 118 को कर दिए अगर गौर करें तो। ठीक है जी, तो CWIP ही है 216.36 रुपीज इन मिलियन। ठीक है जी, नेक्स्ट कितना बनता है? लिख दो 28.8। लॉन्ग टर्म लोन करंट पोर्शन, ये नंबर भी ले लें मुफ्त वाले, लेकिन पहले रिटेंशन मनी बता दें। ये 100.3 होना है। एक बिल पे हो गया, एक पेएबल है, 100.3। अब रह गया 100 मिलियन वाला लोन। ये 100 मिलियन के लोन को जब आप 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर देखेंगे तो 15 वाले साल में एक किस्त पे होती नजर आ रही होगी। 1 अप्रैल 15 पे 25 मिलियन की, तो वो 25 मिलियन क्या हो गया? करंट पोर्शन 100 डिवाइडेड बाय 4, 25
अगर 100 में से 25 करंट है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल नहीं है। किसने पूछा? देखो भाई, उसने क्या लिखा हुआ था? उसने लिखा हुआ था बैंक लोन 100 का लिया यकम जुलाई पे, इंटरेस्ट सेमी एनुअली 31 दिसंबर और 30 जून पे पे होता है। यानी यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 की शाम को पे हो जाना है, तो कुछ पेएबल नहीं है। स्टार्ट में बात बताई थी, ठीक है, देयर इज नो पेएबल। अगर यहाँ पर लाइन लिखी होती लोन इज इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन यकम जनवरी एंड यकम जुलाई, तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल आता है 1 महीने का, ठीक है। कंफ्यूजन क्या है? हाँ अच्छा, एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे ना, मुझे लगा शायद नहीं है समझ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ है वो ये है कि इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते थे बैलेंस शीट में। हम समझाने के लिए मैंने सारी बात कर ली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, जो यकम जुलाई 14 से शुरू हो रहा है, 30 जून 16 पे जाके ख़त्म होना है। हम यहाँ खड़े हैं, ओके, और यहाँ तक आते आते कितना एडवांस एडजस्ट हुआ ज़रा देखो? 9.4 हुआ है और टोटल 21.2 एडजस्ट हो गया, और इस वक्त कितना पड़ा है? 28.8। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी प्रोजेक्ट ने आगे 1.5 साल मज़ीद चलना है। अब 1.5 साल में पता नहीं कब कब कितना कितना बिल आए, कोई डेट फिक्स नहीं, कोई अमाउंट फिक्स नहीं। हमें नहीं पता कि कितने बिल्स जो हैं वो अगले साल में किस किस दिन आने हैं। अगर पता होता, डिटेल गिवन होती बिल्स की, तो हम इस 28 में से देखते कितना अगले 1 साल में एडजस्ट हो जाना है, उसे करंट लिखते, बाकी को नॉन करंट लिखते। अब चूंकि डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते सारा करंट है, हम ये भी नहीं कह सकते सारा नॉन करंट है। हमें ये पता है प्रोग्रेस बिलिंग चल रही है, 1.5 साल आगे अभी मजीद चलना है कॉन्ट्रैक्ट ने, तो फिर पता नहीं कितना इस अरसे के अंदर एडजस्ट हो, कितना इधर हो। इसलिए आईकैप ने इसको नहीं प्रेजेंट किया था बैलेंस शीट में, और लिख दिया था कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन करंट नॉन करंट बाइफरकेशन कैन नॉट बी मेड, देयरफॉर इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप में से किसी ने लिख भी दिया है, तो फिर उसके साथ लिख दो कि ये करंट या नॉन करंट में नहीं बाइफरकेट हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में लिखना मुनासिब है इस नोट के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इस चैप्टर के अंदर आ जाएं स्टार्ट में। इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज आपको करवा दिए हुए हैं, इस चैप्टर के सारे पास पेपर सारा कुछ हो गया। इसी तरह से 36, 16 इनको भी हम इंश्योर करेंगे, नोट्स को भी देखेंगे। लेकिन आज बारी है IAS 23 की। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि स्टार्ट ऑफ द क्लास क्या हुआ है? पिक्चर लेनी है। पिक्चर अब मैंने आपको स्टार्ट में ये अर्ज किया है कि अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो आपके लिए कल का दिन अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। MCQs के लिए आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। MCQs हमने सारे के सारे डिस्कस किए। आपने वो लेक्चर भी नहीं लिया हुआ अभी तक, तो फिर क्या तकलीफ है उसमें आपको? हाँ हाँ हाँ, नहीं, कोई अगर उसमें से भी सवाल है स्टिल, तो आई एम अवेलेबल, कोई मसला नहीं सर। मैं खादिम, ऑनलाइन वाले बच्चे कहते हैं सर ये ना कहा करें। अच्छा जी, वापस आ जाएं आप। तस्वीर होगी होनी उम्मीद है। इधर देखें, बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन आपको पढ़ा दी थी, एग्जांपल्स पढ़ाई थी। ये वाला भी बोरिंग कॉस्ट की एग्जांपल जो है, एक्सचेंज डिफरेंस जो आता है, ये मैंने MCQs में कवर करवा दिया था। बाकी इस पैरा को रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट, बोरोइंग्स में आपने लोन का नाम सुन लिया, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आपने सुन लिया। ये बाकियों के बारे में आपको कहा हुआ है कि ये लोन होते हैं अर्निंग पर शेयर के टॉपिक के अंदर। अर्निंग पर शेयर के, इसका नाम लिख लो यार, इसका
अर्निंग पर शेयर के टॉपिक के अंदर आपको इसकी थोड़ी सी अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जाके हमने इसको ट्रीट करना है, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों, डिबेंचर्स हों, बॉन्ड्स हों, लोन नोट्स हों, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हों और इनको आपने इशू किया है तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी है। आप जब मिसाल के तौर पे कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको कैश आता है, ये कैश उसने कभी वापस नहीं करना जिंदगी में, ठीक है ना। ऐसे ही कंपनी जब डिबेंचर्स, टीएफसीज, लोन नोट्स वगैरह इशू करती है तो उसको कैश आता है। लेकिन ये जो इशू किए जाते हैं ये कुछ अरसे के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अल्टीमेटली वापस आने होते हैं, मतलब वापस करने होते हैं आपने, ठीक है ना। तो जब आप इशूअर हैं इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। अब ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके लिए बॉन्ड्स इशू कर दिए, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं थे आपके पास, चाहिए थे, आपने बॉन्ड इशू कर लिए, जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आपने क्या किया, बॉन्ड्स इशू किए हैं तो कैश मिला आपको। अब इस कैश की आपके ऊपर लायबिलिटी, ये कैश भी वापस करना होगा आपने और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा। और बहरहाल आपके लिए फिलहाल क्या है, ये सब के सब अगर इशूड हैं, इशूड भी नहीं लिखता आपके लिए, ये आपके लिए क्या है, लोन है, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल बाहर के लोगों को दे दें नया शेयर्स, या एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर्स दे दें, या डाउन पेमेंट रिसीव कर लें कस्टमर्स, ये सब के सब जो है वो बोरिंग ही नहीं है, इनके ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट आपको नज़र नहीं आती। क्वालिफाइंग एसेट पढ़ लिया था, एग्जाम्पल 1 होमवर्क में कर ली थी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के साथ लिखें, रीड ओनली है होमवर्क। रीड ओनली का मतलब यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपने, एक लफ्ज़, एग्जाम्पल का एक लफ्ज़ पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ के नहीं आनी। जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लेना फिर कि जी ये मसला आ रहा है हमें, ठीक है। ये छोटी सी लाइन काट दें, ये ज़रा ऊपर से रेपिटेशन होगी ये नीचे, ठीक है ना। ये इस एग्जाम्पल 2 के नीचे ऐसे, ठीक है, 2 लाइनें ये वैसी रेपिटेशन हो गई। अच्छा जी, आगे सारा पढ़ते आना है आपने। स्पेसिफिक बोरोइंग्स सब पढ़ा हुआ है हमने, सिर्फ आपने एक नज़र इसको पढ़ना है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 भी रीड ओनली है, आपका होमवर्क है, लेकिन एक लफ्ज़ पढ़ के एक छोटी सी छोटी एग्जाम्पल भी देख लेनी है, कोई ऐसी चीज़ इनमें ना हो जो आपको समझ ना आ रही हो और आप छोड़ दें। जनरल बोरोइंग्स हैं, डिस्कशंस की हुई हैं, पढ़ना है लाजमी, एग्जाम्पल्स समेत, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज जो कि हमने एमसीक्यूज में डिस्कस भी किया था, इसको रीड ओनली कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपने गौर नहीं किया था, बात तो की थी हमने पिछली क्लास में। एक बच्चे ने असल में सवाल किया था, बच्चे ने सवाल ये किया कि हमने लैंड लिया और बिल्डिंग बनानी है उसके ऊपर। अब लैंड लेने के लिए भी पैसे नहीं थे और बिल्डिंग बनाने के लिए भी नहीं थे, हमने इकट्ठा लोन ले लिया। अब लोन लेकर लैंड खरीद के रख लिया है, अभी बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने लग जाएं? नो, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल में बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल लैंड इज अंडर डेवलपमेंट आर कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन विच एक्टिविटीज ब्ला ब्ला। However, borrowing cost incurred while land acquired for building purpose is held without any associate development do not qualify for, दोनों एग्जाम्पल दी, ठीक है ना। अगर लैंड लेकर काम शुरू कर दिया है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, लेकिन अगर लैंड लेकर रखा हुआ है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी। ये सारा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहिए सारा रीड कीजिएगा भाई, बाकी कल सवाल, भाई कल सवाल, जी 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 जी, उसकी कॉस्ट में भाई वो बिल्डिंग बन रही होती है, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट जो होती है वो लैंड नहीं होता। आप जमींदार है ना, अगर आपने वहां पे पक्का खाला बनाने का काम शुरू किया हुआ है अपनी जमीनों पर, तो वो जमीन लैंड है, उसके ऊपर पक्का खाला, वो लैंड इंप्रूवमेंट है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है, वो डिफरेंट है। दिस इज नॉट लैंड, ओके। लैंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं है जी। प्लीज एग्जांपल्स होमवर्क में दी हुई थी, पढ़नी है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, 8 डिस्क्लोजर वाला मेरे एंड पे पेंडिंग है, 2 लाइनें, मैं कल खुद बताऊंगा किसी सवाल के अंदर डिस्क्लोजर लिख के इसका कैसे देते हैं, डिस्क्लोजर IAS 23 का, ओके, ठीक है जी। तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।